गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स माने आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकता, आनुवंशिकी। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो जेनेटिक्स टर्म है इसे बेटसन ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल किसने किया? बेटसन ने। कब किया? 1905 में। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग 1905 में बेटसन के द्वारा हुआ। डब्ल्यू बेटसन, नाम के आगे डब्ल्यू लगा देंगे तब भी डब्ल्यू डॉट बेटसन, कब? 1905। ठीक है, जेनेटिक्स में देखिए जीन, सारा खेल जीन का है। माता पिता के लक्षण संतान में भेजना, कहाँ से भेजना? पेरेंट्स से प्रोजनी के पास भेजना, और फिर जो प्रोजनी होगी वो अपने जनक के एकदम इक्वल नहीं दिखेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट क्यों होंगे अपने जनकों से? दो जनक ये मतलब लैंगिक जनन के द्वारा होते हैं। हाँ, लैंगिक जनन के द्वारा होते हैं, गैमेट्स के द्वारा होते हैं। गैमेट कैसे बनते हैं? मियोसिस डिवीजन से। क्रॉसिंग ओवर के कारण उनमें विविधताएं आ जाती हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण विविधताएं आ जाती हैं। तो प्रोजनी से एकदम अलग, उनसे अच्छे, उनसे हर एक गुण में, उनसे यानी जनक से हर एक गुण में अच्छी संतानें होंगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जेनेटिक्स का डिफिनीशन क्या है। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड यानी आनुवंशिकी, वंशागत व विविधता का विज्ञान। आनुवंशिकी किसका विज्ञान है? वंशागत और विविधता का। वंशागत और विविधता का। आनुवंशिकी, वंशागत और विविधता का विज्ञान है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है, जब तक हम नहीं जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वेरिएशन क्या है, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, तो क्या है हेरिडिटी? देखिए आप, ये दो पेरेंट हैं और इन दोनों पेरेंट के इन दोनों पेरेंट्स से जो संतान हो रही है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी, मतलब जनकों के लक्षणों का संतान में जाना क्या है? वंशागत। और संतानें अपने मम्मी पापा के एकदम इक्वल नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, उसी को क्या बोलेंगे? विविधता। तो एक ऐसा विज्ञान, जेनेटिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें माता पिता के लक्षण, यहां से समझिए आप, माता पिता के लक्षण संतान में जाते कैसे हैं और फिर संतान अपने जनकों से भिन्न क्यों है या किस प्रकार है या भिन्न है, तो कारण बाद में जानेंगे। मियोसिस डिवीजन से गैमेट बन रहे हैं और गैमेट हैप्लॉइड सेल है। पिता का गैमेट स्पर्म, माता का गैमेट ओवम। मियोसिस डिवीजन से, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर, इसलिए नए कैरेक्टर वाले जीन, और फिर उनसे जब मिलके संतान बनेगी तो अपने जनकों से अच्छी बनेगी। ठीक है, तो एक ऐसा विज्ञान जिसमें मम्मी पापा के लक्षण संतान में जा रहे हैं और संतानें अपने जनकों से डिफरेंट, इस विज्ञान का जो स्टडी किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया है डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में। जेनेटिक्स का जनक कौन है? फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के बारे में स्टडी किया था, सबसे पहले अपना प्रयोग किया था और आनुवंशिकता के नियम दिए थे। अब थोड़ा सा मेंडल के बारे में जानेंगे। मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स।
फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक। इनका जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1800, बोलो 22 जुलाई। कोई डाउट था क्या? 22 जुलाई 1822। यहाँ इस तरह से याद कर लीजिए ना, जो इनका डेज है वही ईयर है। 22 जुलाई 1822। कहाँ कहाँ जन्मे? ऑस्ट्रिया की ब्रून। हाँ, ऑस्ट्रिया देश है एक ऑस्ट्रेलिया, वो तो महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश के सिलेसिया प्रदेश में, सिलेसिया प्रदेश में, ऑस्ट्रिया देश के सिलेसिया प्रदेश में। और कहाँ पर? ब्रून शहर में, ब्रून शहर, ब्रून नामक शहर में, ऑस्ट्रिया में 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ। ठीक, 1847 में इन्होंने ब्रून शहर में स्थित एक गिरजाघर है, उसका क्या नाम था? अंगस्टाइन मठ, अंगस्टाइन मठ। अंगस्टाइन मठ में, चर्च में, गिरजाघर में इन्होंने 1847 में प्रवेश लिया और पादरी बनाए गए, शिक्षक बनाए गए, टीचर, फादर। ठीक है, ये विज्ञान के अच्छे शिक्षक थे। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने इन्हें 1851 में वियना विश्वविद्यालय भेज दिया। वियना विश्वविद्यालय क्यों भेजा? ट्रेनिंग के लिए, फॉर ट्रेनिंग, कि अगर ट्रेनिंग करके आएंगे तो अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे। 1851 में जब ये वियना यूनिवर्सिटी गए तो इन्होंने 3 सब्जेक्ट का वहाँ पे ट्रेनिंग लिया, एक मैथ्स, एक फिजिक्स, एक नेचुरल साइंस। परिश्रमी थे, साहसी थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी दुर्भाग्य से इनके मैथ में और फिजिक्स में नंबर कम आए, तो इन्हें बड़ी निराशा हुई। वे बेचारे निराश होकर वापस आ गए ग्रुप से। कब आए वापस? 1824 ग्रुप से वापस आए और फिर से इन्होंने इसी अंगस्टाइन मठ में प्रवेश किया। 1856 में इन्होंने आनुवंशिकी के प्रयोग आरंभ किए। इससे पहले इन्होंने यूरोप महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले मटर व्यापारियों से, क्या हुआ? मटर व्यापारियों से मटर के बीज लेने आरंभ किए, खरीद खरीद के रख रहे थे, एकत्रित कर रहे थे। और कब अपना प्रयोग स्टार्ट किए? 1856 में। एनसीईआरटी में दिया है कब? बोलो 1856 में। ठीक है, और कब तक किया? 63 तक, 56 से 63 तक, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 तक अपना प्रयोग किया इन्होंने। और कितने कैरेक्टर पर किया? 7 कैरेक्टर पर। और इन्होंने जो भी प्रयोग किया, इनके ब्रून शहर में एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। वहाँ की 2 बैठकों में, वर्ष में 2 बैठकें हुई, 2 बैठकों में इन्होंने 1865 में अपने प्रयोगों को पढ़ा। लेकिन उस समय चल रहा था डार्विन युग, जीवन की उत्पत्ति पर शोध कर रहे थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन।
उनकी एक बुक आई थी उसी दौरान 1863। उस बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम था बुक का? ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक में उन्होंने ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जो भी अपने शोध किए थे उसके बारे में उन्होंने उसमें बताया। और उस टाइम यही चर्चा थी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में उस टाइम यही चर्चा थी कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। तो लोगों का ध्यान मेंडल के इस नियम पर नहीं गया, क्योंकि चर्चा डार्विन की थी उसमें। इनका जो प्रयोग था वो 1866 में पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ और यूरोप महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के पुस्तकालयों में गया भी, लेकिन लोगों ने इनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया। आज ये था मतलब बताया था कि पहले तो ये तो अभी मतलब कंफर्म हुआ नहीं नहीं, डार्विन ने ये बताया था कि किस प्रकार से जीवधारी जो निम्न स्तर के हैं वो या कोई भी जीवधारी इस पर्यावरण में किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करता है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि इस संसार में जितनी भी जातियां हैं उन सब में ओवर रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब अधिकतम संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। जब संतान खूब ज़्यादा उत्पन्न होगी तो लाइफ स्ट्रगल होगा, और जब लाइफ स्ट्रगल होगा तब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो उस लाइफ स्ट्रगल में पर्यावरण में सर्वाइव कर पाएंगी वो सेलेक्ट होंगी। इसका मतलब यह है कि प्रकृति जिनका नेचुरल सिलेक्शन करेगा, प्रकृति जिनको चुनेगा, वही जातियां वहां पे सर्वाइव कर पाएंगी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर आधारित डार्विन का प्रयोग था। डार्विन ये कहते थे कि अधिकतम संतान उत्पन्न कर सकती हैं सभी जातियां। जब संतानें बहुत ज़्यादा होगी तो जीवन संघर्ष होगा, और जब जीवन संघर्ष होगा तो फिर उसमें वही जातियां सफल होंगी जो नेचर के द्वारा चुनी जाएंगी, जो सर्वाइव कर पाएंगी। बाकी और सारी जातियां नष्ट हो जाएंगी। तो एक अलग टॉपिक है डार्विन, ये इंटर में है, उसको जो है आगे पढ़ा जाएगा। अभी तो ये हाई स्कूल के कोर्स के हिसाब से आपको बताया जा रहा है जेनेटिक्स। तो डार्विन के सिद्धांत के कारण मेंडल के नियमों पर लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब 1866 में पुस्तकालयों में प्रकाशित भी हुई इनकी प्रयोग पत्रिकाओं में, लेकिन तब भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आगे भी इतना प्रयोग करते रहे और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनके शोध को महत्व तब मिला जब रीडिस्कवरी हुई। जब रीडिस्कवरी हुई इनके मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी हुई, तब लोगों को समझ में आया कि मेंडल क्या चीज थी। तो रीडिस्कवरी में एक वैज्ञानिक था डी वेरीज कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों? हॉलैंड देश के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड देश के। और इसके बाद कोरेंस कहाँ के थे? जर्मनी के। और एक शेरमार्क थे, ये कहाँ के थे? यहाँ के मेंडल, ऑस्ट्रिया के थे। और ये तीनों एक दूसरे से मिलकर काम नहीं कर रहे थे, ये अपने अपने देश में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। ये तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे जो मेंडल ने 1865 में ही बता दिया। ये 1900 में उन नतीजों पर पहुंचे जो मेंडल ने 65 में बता दिया था। 35 वर्ष पहले ही बता दिया था। अब न केवल मेंडल के नियमों की पुष्टि हुई, बल्कि मरने के बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया। तो कभी रीडिस्कवरी को लेके भी क्वेश्चन आता है। तो डी वेरीज हॉलैंड के वैज्ञानिक, ये इवनिंग प्राइमोस पर अपना काम कर रहे थे। कोरेंस गुलाबांस पर अपना काम कर रहे थे, और ये कुछ मक्का की प्रजातियां थी उस पर अपना काम कर रहे थे। ये तीनों उन्हीं नतीजे पर पहुंचे जिसको मेंडल ने पैसा दिया। ये कब पहुंचे? 1900
19 में, और 35 साल बाद। तो इस तरह से, और बैठिए। तो इस प्रकार से मेंडल के मरने के 35 साल बाद ये लोग उस निष्कर्ष पर पहुंच पाए जिसको मेंडल ने 1865 में लगाया था। अब न केवल मेंडल के नियम की पुष्टि हुई, बल्कि मरणोपरांत मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये रीडिस्कवरी है। तो मेंडल का लाइफ, रीडिस्कवरी और जेनेटिक्स वेरिएशन, इन सब की डिफिनेशन को हमने इसमें कवर किया। इसको हम मानेंगे कि ये पहला पार्ट है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मेंडल के द्वारा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो मेंडल ने अपने प्रयोगों में वर्षों तक किया था उसको जानेंगे, और फिर ये जानेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। और मेंडल ने मटर क्यों चुना? मेंडल ने कौन सा प्लांट चुना था? मटर। गार्डन की क्या नाम होता है? बॉटेनिकल नेम पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम। ठीक है, और मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने मटर क्यों चुना? और मेंडल के द्वारा जो ला प्रयोग किया गया उसमें कुछ टर्म, शब्दावलियाँ, जैसे डोमिनेंट, रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, इन चीज़ों को हम जानेंगे। तब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। ठीक है, इसी में सेक्स डिटर्मिनेशन भी है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। 2-3 पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, पता बनाइए, आप फिर आगे मिलते हैं। ओके।